Okay, class. Now, in the end, we are going to discuss how this inventory valuation methods affect your income statement and balance sheet. First, we are going to start with the base scenario. Actually, in the base scenario, what happens is कि आपकी जो इन्वेंट्री की प्राइसेस होती हैं, नॉट इवन इन्वेंट्री, हम किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्राइसेस देखें, सो दे कीप इंक्रीजिंग. बहुत ही रेयरली होता है कि आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिक्रीज के ट्रेंड में चलें. मेनली जितनी भी चीजें होती हैं दे आर मेनली इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. हम चाहे किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस के बारे में बात करें, चाहे किसी की कॉस्ट के बारे में बात करें, इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ सैलरी ऑफ अ पर्सन कीप्स इंक्रीजिंग ऑब्वियसली. बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप जी प्रमोशन से आपका डिमोशन हो रहा है, सो योर सैलरी इज गोइंग टू डिक्रीज. बट यूजुअली होता क्या है कि हर केस, हर सिनेरियो में यही देखा गया है कि प्राइसेस हमेशा आपकी इंक्रीज हो रही होती हैं. तो अगर हम देखें पहले आपका जब चाइल्डहुड था उसमें आपके पास लेस के पैकेट की वैल्यू डिफरेंट होती थी, और अब आप देखें तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो क्वांटिटी भी उसके हिसाब से डिफरेंट है. सो अगर हम देखें इन ईच सिनेरियो द प्राइसेस कीप इंक्रीजिंग. सो बेसिकली जब भी हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेदर द प्राइसेस आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड और इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. बट द बेस सिनेरियो इज द प्राइसेस आर इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. अच्छा, अब हम कहते क्या है कि वेन एवर द प्राइसेस आर इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. अब एक चीज याद रखें, सिंस वाई वी आर डिस्कसिंग फीफो एंड लीफो, द रीजन इज बिकॉज दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स. सो जब यही कॉमनली यूज मेथड्स हैं तो हम इन्हीं पे मेन डिस्कस करते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि प्राइसेस आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड. अब वेन एवर द प्राइसेस आर इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, मैं यहाँ पे आपके लिए शो भी करूं, वेन एवर द प्राइसेस आर इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड अंडर FIFO, your net income is always high, and when the prices are in a decreasing trend, your net income under LIFO is low. अब ये क्यों है? अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एक चीज, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं, पहले मैंने इन्वेंट्री परचेज की 110 पे, फिर सेकंड की 100 पे, फिर थर्ड की 90 पे, तो यहाँ पे ये हमारे बेस के सिनेरियो से डिफर हो रहा है. डिफर किस तरह हो रहा है कि इसमें देखें तो हमारी जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है, ना ही कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में. चलें सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन हम देखेंगे कि बेस सिनेरियो पे एक्चुअली काम होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूं, इसमें मेरी डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है. ठीक है, अब मैं आती हूँ यहाँ पे, मैंने आपके लिए एक ग्रिड बनाया है कि ये FIFO LIFO, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे बल्कि मेंशन नहीं किया आप लोगों को, दिस इज LIFO, देन दिस इज वेटेड एवरेज मेथड, WM मैंने लिखा है, वेटेड एवरेज मेथड है, एंड देन इन द एंड दिस इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. ठीक है जी. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद FIFO. याद रखें कि इस क्वेश्चन के मुताबिक द प्राइसेस आर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है प्राइसेस आपकी. ठीक है, 110, 100 एंड 90, इट मींस दे आर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. अब FIFO में मैंने देखा था कि रेवेन्यू तो सबका हमारा सेम रहेगा, ऑब्वियसली यूनिट्स एक ही हमने सेल किए हैं, कॉस्ट हमारी सेलिंग प्राइस एक ही थी, हम तो सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स इज कंप्लीटली कांस्टेंट, सो रेवेन्यू इज सेम. अच्छा, अंडर FIFO the COGS you obtained was 50,800. आप देखते हैं तो आपका रेवेन्यू लेस COGS you get ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है 74,000. ठीक है, अब इसके बाद आप आते हैं LIFO पे. LIFO पे आपने देखा आपका COGS है 49,200, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया है 75,600. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम कहते हैं कि जी हमारे रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, हमारे बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कांस्टेंट हैं, जस्ट हमारा चेंज क्या हो रहा है, COGS चेंज हो रहा है. COGS चेंज ही हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स वी आर यूजिंग. रिमेंबर, एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका रेवेन्यू भी सेम है,
आपके दूसरे एक्सपेंसेस भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, COGS. एंड व्हाई COGS चेंजिंग, इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स वी आर यूजिंग. हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स डिफरेंट अप्लाई ही इसलिए करके देख रहे हैं कि हम देखें अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं और सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स चेंज हो रहे हैं, then how your net income या how your balance sheet merchandise inventory reported is changing. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले लें ये फीफो की अगर हम बात करें, ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ा स्पेस हम कहीं यूज करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, ये देखेगा फीफो के अंदर आपने कहा ये दिस इज फीफो. You said revenue is 124,800. My COGS is 50,800. So the gross profit I am getting is 74,000. अब हम expenses की बात करते हैं, दूसरे expenses. Let's assume other expenses are ये net income. हम by the way हम income statement बना रहे हैं ये, ठीक है. अब let's assume कि my other expenses were of 20,000. दूसरे expenses मेरे 20,000 के थे. सो ग्रॉस प्रॉफिट से जैसे ही मेरे दूसरे एक्सपेंसेस कम हो गए, मुझे मिल गई मेरी नेट इनकम. ये आ गई मेरी नेट इनकम विच इज 54,200. अब इसी तरह से हम बात करते हैं लीफो की. लीफो में देखें वही रेवेन्यू है, जो COGS चेंज हो रहा है. COGS क्या है, 49,200. ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 75,600. अगेन अदर एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट. अब मेरी नेट इनकम कितनी आ रही है, 55,600. अब अगर मैं देखूं यहाँ पे अंडर फीफो माई नेट इनकम इट्स लेस देन द नेट इनकम रिपोर्टेड अंडर लीफो. अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें द प्राइसेस वर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. सो व्हेन द प्राइसेस वर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, द COGS रिपोर्टेड अंडर फीफो वाज हायर देन द COGS रिपोर्टेड अंडर लीफो. व्हाई इज इट सो, इसलिए था क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम वो इन्वेंट्री पहले सेल करते हैं जो पहले ली होती है. सिंस द प्राइसेस वर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, सो सबसे जो पहली इन्वेंट्री ली गई थी उसमें प्राइसेस भी सबसे ज्यादा थे. जब प्राइसेस सबसे ज्यादा थे, कॉस्ट आपने सबसे ज्यादा पहली परचेज की पे की है, सो ऑब्वियसली COGS वुड बी हायर. व्हेन योर COGS इज हायर, सो द ग्रॉस प्रॉफिट इज लोअर. अगर हम देखें यहाँ पे फीफो में मेरा COGS लीफो से ज्यादा था, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया. ऑब्वियसली जितना एक्सपेंस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट उतना ही कम होता जाएगा. तो यहाँ पे COGS एक्सपेंस मेरा बढ़ा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया. अब हम आते हैं अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस वर कांस्टेंट, ये दोनों बिल्कुल कांस्टेंट है. अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस को अपने लेस किया और हमें नेट इनकम मिली, सो नेट इनकम अंडर फीफो इज lesser than the net income reported under LIFO. Again, why is it so? ये क्यों है, क्योंकि अगर मैं बैकवर्ड जाके देखूं, बैकवर्ड में वर्किंग करूं तो मैं देखती हूं the net income under FIFO is lower than LIFO because the COGS of FIFO was higher than the COGS of LIFO. And why the COGS was higher of FIFO? Because the prices were in a decreasing trend. When the prices were in a decreasing trend, so first in first out में आपने जो इन्वेंट्री पहले सेल की है वो सबसे हायर प्राइस्ड की थी, इसलिए हायर COGS, लेस ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ग्रॉस प्रॉफिट, लेस नेट इनकम. सो ये जो ये हमने जो अभी एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन. बट यूजुअली इन द बेस केस सिनेरियो योर प्राइसेस कीप्स इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे जो मैंने आपके पास पहले ये बनाया हुआ था,
यहाँ पे आप देखें अगर प्राइसेस की इंक्रीजिंग तो हमने लिखा हुआ है अंडर फीफो नेट इनकम इज हाई एंड अंडर लीफो नेट इनकम इज लो। तो बिल्कुल जो नीचे हमने अभी ये सॉल्व किया इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा। क्यों उलट हो जाएगा? क्योंकि अगर प्राइसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो जो पहले इन्वेंट्री आपने परचेज की थी वो ऑब्वियसली कम प्राइस की एंड आप सेल भी वो इन्वेंट्री पहले कर रहे हैं। सो अगेन पहली इन्वेंट्री कम प्राइस की, पहला सेल की, so COGS would be lower under FIFO when the prices are in an increasing trend. COGS would be lower, lower COGS, high gross profit, high net income. And on the other hand, if we look at LIFO, prices are in an increasing trend, मतलब प्राइस वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है आपकी। LIFO के अंदर आप सबसे लेटेस्ट इन्वेंट्री सेंड करते हैं, जो सबसे लेटेस्ट आपने बाय की होती है, एंड इट मीन्स सबसे लेटेस्ट वुड बी ऑफ हाई कॉस्ट, हाई प्राइस की होगी। तो यानी हाई कॉस्ट की इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हैं, हाई COGS, less gross profit, less net income. So this is how prices in an increasing trend affects your net income under FIFO and LIFO method. अब on the other hand, if we look at the balance sheet, अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं, so बैलेंस शीट में आपके पास क्या होता है, FIFO के अंदर आपकी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी ऑब्वियसली बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोर्ट होती है वो एक्चुअली जो एंडिंग इन्वेंट्री, आपकी एंडिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, जो बच जाती है ऑब्वियसली। सो अगर हम देखें अगेन इन बेस के सिनेरियो, द प्राइसेस आर इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड अंडर FIFO, द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और द एंडिंग इन्वेंट्री रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट वुड बी ऑफ हायर वैल्यू। हाई वैल्यू की होगी। क्यों हाई वैल्यू की होगी? क्योंकि ऑब्वियसली FIFO में जो हमने पहली चीज सेल की है वो क्या थी? कम प्राइस की थी। एंड व्हेन द प्राइसेस आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो जब एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसकी प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। जब उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो एंडिंग इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट भी ज्यादा वैल्यू की होगी। जबकि LIFO में क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO के अंदर पहली जो महंगी इन्वेंट्री थी वो तो आपने सेल कर दी, तो जो एंडिंग इन्वेंट्री बाद में बची वो कौन सी बची? कम प्राइस वाली। सो लिहाजा ending inventory or merchandise inventory reported on balance sheet under LIFO method is of low value. अच्छा, अब FIFO में यूज हमारा ये होता है, यूजफुलनेस हमारा FIFO का ये है कि जी आपकी नेट इनकम भी हाई शो होती है इन्वेस्टर्स को, साथ साथ जो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे रिपोर्टेड है वो मार्केट वैल्यू से सबसे ज्यादा क्लोज होती है। क्यों होती है क्लोज? क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट इन्वेंट्री है, लास्ट इन्वेंट्री हाई प्राइस की है, तो जो अभी मार्केट में उस इन्वेंट्री का रेट चल रहा होगा, मार्केट वैल्यू उस इन्वेंट्री की और जो आपने बुक्स में रिपोर्ट की हुई वो दोनों बहुत क्लोजर होंगी। जबकि ऑन द अदर हैंड LIFO में अगर हम देखें तो नेट इनकम हमारी लेस रिपोर्ट होती है, विच इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर एन इन्वेस्टर, एंड साथ साथ आपकी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी है वो लो वैल्यू की रिपोर्ट होती है, मच फार अवे फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट इन्वेंट्री। अच्छा, most of the companies use FIFO because of the simplicity as well as net income भी ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, साथ साथ उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी ज्यादा हमारी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट हो रही है, हाई वैल्यू की है, एंड बिकॉज ऑफ सिंपल एक्चुअली सिंप्लिसिटी ऑफ FIFO मेथड most of the companies prefer to use FIFO. अच्छा, why a company use LIFO? LIFO क्यों यूज करती है कंपनी? एक्चुअली LIFO कंपनी यूज इसलिए करती है ताकि उसे टैक्स फ्री मिल सके, ठीक है, ताकि उसको जो उसकी टैक्स की लाइबिलिटीज है वो कम हो सके। टैक्स की लाइबिलिटी क्यों कम हो सके? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें टैक्स की लाइबिलिटी कैसे कम हो सकती है अंडर LIFO मेथड। जाहिर सी बात है, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है और आप अपना टैक्स लगा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो आपका टैक्स भी कम आ रहा है। जबकि FIFO में ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जब आप टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स भी ज्यादा आ रहा है। तो यानी अगर हम देखें FIFO के अंदर टैक्स ज्यादा है, LIFO के अंदर टैक्स कम है।
LIFO के अंदर टैक्स इसीलिए कम है क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा रिपोर्ट की है। आपका एक्सपेंस जब ज्यादा शो होगा, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, और जब आप अपना टैक्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली टैक्स आपका कम आएगा। सो द रीजन कंपनीज प्रैक्टिस LIFO इज फॉर द टैक्स शील्ड या फॉर रिड्यूसिंग देयर टैक्स लाइबिलिटीज। लेट मी शो यू हाउ अंडर LIFO यू गेट अ टैक्स शील्ड, या किस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से सारा काम हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर प्राइसेस आर इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। दिस इज रेवेन्यू, दिस इज COGS, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, these are other expenses, this is operating profit, this is your tax, and in the end this is net profit. अब revenue obviously same है हमारा, just assume revenue is same 120,000। हम सब assume करें, since हम कहते हैं कि जी prices जब बढ़ती हैं तो FIFO में COGS कम होता है और LIFO में ज्यादा होता है। तो हम assume करते हैं कि जी 40,000 है FIFO में COGS और LIFO में है 50,000 COGS। क्योंकि प्राइसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो पहली इन्वेंट्री सस्ती थी और FIFO में पहली इन्वेंट्री गई तो COGS हमारा यहाँ पे क्या है, कम है। अब हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या मिलेगा, FIFO के अंदर माई ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 80,000, जबकि यहाँ पे माई ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 70,000। सिंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट, 10,000 हम अज्यूम करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर FIFO वुड बी नाउ 70,000 एंड अंडर LIFO इट वुड बी 60,000। अब हम कहते हैं जी कंपनीज पे एज पर टैक्स लॉ 30% आपका टैक्स अप्लाई होता है, 30% टैक्स अप्लाई होता है। कंपनीज आर लाइबल टू पे 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट दे आर जनरेटिंग। सो ये जो टैक्स है ये अप्लाई एक्चुअली होता किस पे है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे होता है। अब हम यहाँ पे अगर 70,000 पे 30% का टैक्स लगाएं, इट मीन्स कंपनी को कितना पे करना है, 21,000 का टैक्स पे करना है 70,000 प्रॉफिट जनरेट करने पे। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम यही लगाएं टैक्स रेट LIFO के अंदर, सो LIFO में जो आपका टैक्स बनेगा 60,000 पे, दैट वुड बी 89,000। अब अगर हम एंड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट मालूम कर लें, इसका नेट प्रॉफिट इज 49,000, whereas under LIFO your net profit is 42,000। अब यहाँ पे देखें, अब हम आप कैसे देखते हैं, when the prices are in an increasing trend and the revenue and other expenses are constant, under FIFO your COGS is lower than the COGS reported under LIFO. Since the COGS reported under FIFO is lower, so your gross profit is higher than the gross profit under LIFO. Since all my other expenses are constant, so the operating profit I am generating under FIFO is higher than the operating profit reported generated under LIFO. And why is it so? The main reason for the profits being higher under FIFO totally depends on the less COGS. Now when I apply my tax, I can see that my tax under FIFO is higher than my tax under LIFO. Why my tax is higher? Obviously, ज्यादा इनकम पे टैक्स लगाएंगे, टैक्स तो सबका रेट कांस्टेंट है, ज्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा तो ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, कम इनकम पे टैक्स लगेगा तो कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सैलरीज का भी यही हिसाब होता है ना, अगर जैसे हमारी सैलरीज होती है एम्प्लॉइज की, क्या होता है जिसकी कम सैलरी उसका कम टैक्स डिडक्ट हो रहा है, जिसकी ज्यादा सैलरी उसका ज्यादा टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन बिजनेसेस एज वेल, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। ये टैक्स कम या ज्यादा हो क्यों रहा है,
क्योंकि वो सिर्फ उनके प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है, वरना अगर जो रेट देखा जाए, रेट तो इज कांस्टेंट, रेट सेम है, बट जो चेंज हो रहा है टैक्स का अमाउंट वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट्स. इन द एंड net profit under FIFO is higher than the net profit under LIFO. तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपके टैक्सेस, आपके प्रॉफिट्स सब ज्यादा हैं अंडर FIFO मेथड एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन COGS. It's all because of COGS. And on the other hand, under LIFO, all your profits and your taxes are less because of the higher COGS. But remember, this is a base case scenario when the prices were in an increasing trend. Kiski prices in an increasing trend of the inventory you are purchasing. The purchasing price of the inventory is in an increasing trend. अब यहाँ पे देखिएगा, FIFO में 21,000 है टैक्स, whereas LIFO में 18,000 है. So ये जो 18 and 21 का डिफरेंस है, दिस इज द टैक्स शील्ड या टैक्स लाइबिलिटी अपनी रिड्यूस करना. हमने जब LIFO यूज किया तो हम देख सकते हैं हमने 3,000 से अपनी लाइबिलिटीज डिक्रीज कर ली हैं, या हमें 3,000 से टैक्स शील्ड हमें मिल सकती है. So this is the reason why companies practice LIFO, just to reduce their tax liabilities. And remember, as I said before, कि FIFO के अंदर जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट पे रिपोर्ट होती है, इट्स ऑफ मच हायर वैल्यू देन दी इन्वेंट्री रिपोर्टेड अंडर LIFO मेथड. इसीलिए है क्योंकि FIFO में जो लास्ट बची है वो ज़्यादा प्राइस की है, और LIFO के अंदर तो आपने लास्ट वाली ही सेल की है, और LIFO के अंदर पहली वाली बच जाती है जो कि लेस वैल्यू की होती है. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन जो हमारा पहले वाला था, जो हमने एक्चुअली एग्जांपल सॉल्व की थी, इसको हम देखें. रिमेंबर, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दी प्राइसेस आर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. ठीक है, इसमें प्राइसेस डिक्रीज हो रही है. सो जो हमने इंक्रीज में कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिल्कुल टोटली रिवर्स हो जाएगा इधर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आप देखें FIFO में COGS ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम है, और LIFO में ऑब्वियसली COGS कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है. एंड वेटेड एवरेज ऑब्वियसली एवरेज है. सो वेटेड एवरेज अगर हम देखें, वेटेड एवरेज में आप देखिएगा आपको जो COGS भी मिल रहा है वो भी FIFO और LIFO के बीच का है, एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी दोनों के मिड में आ रहा है, दोनों के सेंटर में आ रही है वैल्यू. ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज हमने एवरेज लिया हुआ है, सो उन दोनों के बीच की ही ये वैल्यूज आ रही हैं, COGS की भी एंड ग्रॉस प्रॉफिट की भी. अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में देखें तो सिंस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज टोटली अ डिफरेंट, वो बिल्कुल इसका डिफरेंट काम है कि आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं. सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते. रिलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपकी जो भी इन्वेंट्री है, आप किस इन्वेंट्री परचेज में से, किस स्टॉक में से आप सेल कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, तो इट कीप्स चेंजिंग. सो वी कैन नॉट से कि डेफिनेटली इसमें यही होता है, इसका COGS डेफिनेटली यही ट्रेंड है, या इसका नेट प्रॉफिट का यही ट्रेंड होगा. द रीजन बीइंग क्योंकि डिफरेंट स्टॉक में सब डिफरेंट इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं. सो लेट्स फोकस ऑन FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज. अभी जैसे हमने देखा है कि COGS वेटेड एवरेज में उन दोनों के कहीं सेंटर में वैल्यू लाई कर रही है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट की भी सेंटर में वैल्यू लाई कर रही है. और अगर हम देखें एंडिंग इन्वेंट्री, तो आप देखें कि यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री FIFO में आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम है, एंड LIFO में आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है. याद रखें ये क्यों FIFO में कम है, LIFO में क्यों ज्यादा है, क्योंकि प्राइसेस आर इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. इस क्वेश्चन में जब प्राइसेस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, FIFO में आपने पहली वाली इन्वेंट्री बेची है, और इस क्वेश्चन के मुताबिक वो पहली वाली इन्वेंट्री महंगी प्राइस की थी, तो जो एंड में इन्वेंट्री बच गई वो कौन सी बच गई, कम प्राइस की. जब कम प्राइस की इन्वेंट्री बची तो एंडिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट किस वैल्यू की हुई, कम वैल्यू की. और जबकि अगर ये सिनेरियो होता इंक्रीजिंग ट्रेंड का, तो इसका उलट हो जाता कि आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होती वो ज्यादा वैल्यू की रिपोर्ट हो रही होती. अगेन अगर वेटेड एवरेज में मैं देखूं एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे, तो वेटेड एवरेज में एंडिंग इन्वेंट्री भी इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है. So this was all about the
effects of inventory valuation methods on income statement and balance sheet.